हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है फॉर नीट वालों के लिए, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्कूल्स वगैरह में भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। स्कूल्स के एग्जाम्स में भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने अक्सर देखा है कि किसी से मैं सवाल पूछता हूँ व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो बच्चे सिंपली रिप्लाई करते हैं F इक्वल टू ma। ठीक है, हम ये चीज़ नहीं कहा करते, ये सही नहीं है। हम स्टेटमेंट क्या देंगे इसके लिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंजेस टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो बात करेंगे क्या, एक छोटा सा केस लेते हैं। पूरे स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा केस लेता हूँ। बाय चांस मैं एक व्हीकल चूज करता हूँ किसी रोड के ऊपर। ठीक है, मैं एक व्हीकल चूज करता हूँ किसी रोड के ऊपर। ये हमारा व्हीकल है, कुछ ऐसा। ये व्हीकल नहीं है, ये रोड है। व्हीकल हमारा कुछ ऐसा और ऐसा। इसकी मैं इनिशियल वेलोसिटी मैं कुछ चूज़ कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब क्या हुआ, ये रेस्ट कंडीशन पे है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है। ठीक है, अगर मैं, उन्होंने क्या बोल रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो मतलब इनिशियल जो इसकी मोमेंटम हो जाएगी, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, P1। ठीक है, तो P1 इक्वल टू क्या होगा, m इंटू यू हो जाएगा, है कि नहीं, m इंटू यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, जीरो है। और जो भी मैंने व्हीकल चूज़ किया है इसका कुछ ना कुछ तो मास है, तो ओवरऑल इसका जो इनिशियल मोमेंटम का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। राइट। अच्छा, अब मैंने क्या बोल रखा है कि अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, तो इस पर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स, मान लेता हूं मैं फोर्स को किसी अदर, मान लेता हूं ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई करूंगा। फोर्स अप्लाई करने की वजह से होगा क्या, फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी यहां से खसक के यहां आ जाएगा। बॉडी हमारा मूव करना स्टार्ट कर गया। ठीक है, ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी ये अटेन कर गया। बाय चांस इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, v है, मास यहाँ पे मैं m ही रखता हूँ। ठीक है, तो इस केस में इसका जो मोमेंटम हो जाएगा P2, ये वैल्यू क्या होगा, m इंटू वी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाय चांस मैं अपने सहूलियत के लिए v का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, तो इसका जो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 10m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया और फाइनल मोमेंटम हो गया। तो जरा देखो ये चेंज इन मोमेंटम हुआ कि नहीं हुआ, राइट। यही तो ये लॉ बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मैं जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही इसमें क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। ठीक है, अगर मैं फोर्स ज़्यादा अप्लाई करूंगा तो सीधी बात है इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब मैं इस पूरे टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, दिस F इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ dp बाई dt लिख सकता हूँ, है कि नहीं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, अच्छा P को जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ एग्जैक्टली,
एम इंटू वी बाई डी टी, है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं इस पूरे टर्म को, मास और वेलोसिटी को, दोनों को अगर मैं चूज़ करूं तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, है कि नहीं। अच्छा, जो एग्जाम्पल मैंने चूज़ किया है, इस एग्जाम्पल में इस जो व्हीकल का जो मास है, क्या वो चेंज हो रहा है समय के साथ साथ? वो इस एग्जाम्पल में चेंज नहीं हो रहा है। चेंजेस कब आएंगे? जब हम कोई ऐसा एग्जाम्पल चूज़ करें जिसमें मास बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा हो, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्सन में, ठीक है। जब आप रॉकेट प्रोपल्सन की जब आप पढ़ाई करते हैं, उस केस में मास जो है बहुत तेज़ी से वैरी करता है। तो जब तेज़ी से वैरी करेगा, उस केस में डी एम बाई डी टी को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम इस डी एम बाई डी टी को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये जो होल टर्म का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा? दिस होल टर्म इक्वल टू क्या होगा? 0, है कि नहीं। तो ओवरऑल जो वैल्यू मेरे पास बनेगा वो एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, राइट। और डी वी बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। देयरफॉर दिस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ये हमारे पास क्या है? टोटल वैल्यू इसका हो जाएगा। यूनिट क्या लिखेंगे? एम के जगह पे क्या लिखेंगे? केजी। और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, है कि नहीं। ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब चलते हैं इसका ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो कि मैंने लिया है, ये IIT 1980 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? ए शिप ऑफ मास 3 × 10⁵ kg इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। तो शिप ले लेते हैं। ये मान लेता हूं कि मेरा शिप है, और ये ऐसे, ठीक है। इस पुल्ड बाय ए फोर्स, इसको मैं इस तरफ से पुल कर रहा हूं। ये जो फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना है? 5 × 10⁴ न्यूटन। और इसका जो मास है हमारे पास 3 × 10⁷ न्यूटन, ठीक है। इसको मैं इस तरफ पुल कर रहा हूं। कितना डिस्टेंस तक हमने पुल किया है? 3 मीटर तक। तो 3 मीटर तक पुल करने के बाद वो जो हमारा शिप है यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। Assuming that the resistance due to water is negligible, सीधी बात है, जब ये इस तरफ आएगा तो वाटर रेसिस्टेंस भी होगा, है कि नहीं। तो हमने उसको इग्नोर कर लिया है। तो उन्होंने बोल रखा है कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इस शिप की जो स्पीड होगी या जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, है कि नहीं। उन्होंने बोल रखा है इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है, ठीक है। अब कंसीडर कर लेते हैं। फोर्स लग रहा है, मास अवेलेबल है, आपको पता है दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 5 × 10⁴। मास की जगह पे 3 × 10⁷ इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/3 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? -7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0 तो होगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखते हैं कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है। तो आपको रिलेशन पता है ना, v² - u² = 2as पर रखा है कि नहीं, काइनेमेटिक्स के अंदर। तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? 0 है। तो देयरफॉर दिस v² = क्या लिख सकता हूँ? 2as
लिख सकता हूँ। तो 2 एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 5/3 इंटू 10⁻⁻7, 5/3 इंटू 10⁻⁻7 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 है कि नहीं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, ये 10⁻ क्या होगा -3 होगा, -7 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 10⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये 10⁻³ हो जाएगा। तो 10 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा 10⁻², तो v स्क्वायर इजकल टू 10⁻², तो v इजकल टू हो जाएगा 10⁻1, मतलब 1/10 0.1 हो जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि ए सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ कॉइल, ठीक है, सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ कॉइल, द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका कि मास कितना है, m का वैल्यू क्या है 0.4 kg है, ठीक है, इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर क्या है, ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट कंडीशन पे रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट कंडीशन पे ऐसे रखा हुआ है। एन इम्पल्स ऑफ 1 न्यूटन पर सेकेंड इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, ब्लॉक पे कितना इम्पल्स हुआ 1 न्यूटन पर सेकेंड, 1 न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स को याद होगा आपको, हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पल्स को क्या है जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू क्या होगा m इंटू वी होता है, एक्चुअली देखा जाए तो ये फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है, सॉरी फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा। ओके, तो उन्होंने बोल रखा है कि दिस मच अमाउंट ऑफ इम्पल्स इज अप्लाइड टू द ब्लॉक एट द टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम का वैल्यू 0 था तो इतना इम्पल्स अप्लाइड हुआ था, है कि नहीं। ओके, तो जब टाइम का वैल्यू 0 होगा तो जिस इम्पल्स भी हमारे पास क्या है, अच्छा मैंने बताया था ना, इम्पल्स जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, ये भी एक तरह का मोमेंटम ही होता है, लेकिन ये क्या है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई करते हैं। तो एग्जैक्टली इम्पल्स क्या है मास इंटू वेलोसिटी, एक तरीके का मोमेंटम ही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4 इंटू इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेट सपोज कि मैं v0 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, 0.4 इंटू v0 के वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा इम्पल्स आ जाएगा, डेट इज क्या है 1 है, तो v0 का जो वैल्यू होगा 1 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। जब टाइम का वैल्यू जब 0 होगा उस समय इनिशियल वेलोसिटी ये होगा, ठीक है। एन इम्पल्स ऑफ 1 न्यूटन पर सेकेंड इज अप्लाइड टू द ब्लॉक एट द टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इतना इम्पल्स हुआ, इस इम्पल्स की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी डेवलप हो गई, ठीक है, सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी। अच्छा, ये एक्स एक्सिस बाई चांस ये मैं एक्स एक्सिस चूज करता हूँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है, जब मूव करेगा तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसका जो मूवमेंट का जो कहानी है वो रिलेशन क्या है v इक्वल टू v0 e का पावर माइनस t बाई टाउ, ये हमारा रिलेशन है। वे v0 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है, एंड t इक्वल टू
टी नहीं है, टाउ है, टाउ इजकल टू 4 सेकेंड। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन मीटर्स, हमें ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है मीटर्स के टर्म में। ठीक है, तो आप एक चीज़ देख सकते हो, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इस पूरे रिलेशन में ये तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये जो v है उसको मुझे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/dt लिख सकता हूँ, बोलो। ठीक है, ये v नॉट का v नॉट ही रहेगा और e का पावर क्या होगा, -t/τ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस हो जाएगा dx, दिस इजकल टू v नॉट e का पावर -t/τ इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, मुझे ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं। बाई चांस इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हमारा था 0 तो 0 ले लेते हैं। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज कि x है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे टाइम का वैल्यू क्या था हमारा 0 और फाइनल पॉइंट पे उन्होंने बोल रखा है टाइम का वैल्यू कहाँ तक होना चाहिए, टाउ तक होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा क्या बेसिक हिसाब किताब। इस वाले पार्ट को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इस वाले पार्ट को तो ये तो होगा हमारा x, v नॉट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो v नॉट कांस्टेंट हो जाएगा। इस वाले पार्ट का e का पावर ये हो जाएगा क्या, e का पावर -t/τ -1/τ है कि नहीं, तो -1/τ इस होल टर्म का 0 से लेकर के टाउ तक, है कि नहीं। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो हो जाएगा -v नॉट इंटू टाउ, ये e का पावर -τ ये हो जाएगा -1 माइनस e का पावर क्या हो जाएगा 0, e का पावर 0 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। निगेटिव साइन को अंदर में लेकर जाता हूँ तो वैल्यू क्या होगा v नॉट टाउ, ये हो जाएगा 1 - 1/e। ठीक है, तो v नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, v नॉट का जो वैल्यू है हमारे पास 2.5 है, टाउ का वैल्यू क्या है 4 है। तो इस पूरे टर्म को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा हमारा x इजकल टू v नॉट की जगह पे 2.4, टाउ की जगह पे हो जाएगा 4, 1 - 1/e, ये 2.734 तक हम चूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये जो वैल्यू आता है 1 माइनस ये 0.37 ऐसे करके कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगा 6.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा वैल्यू हमारे पास आएगा। आई होप ये वाला टर्म आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक ये देख लेते हैं, हम लोग 10 नवंबर से क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फॉर जेई वालों के लिए और नीट वालों के लिए। कब से लॉन्च करें, 10 नवंबर से जेई और नीट वालों के लिए, है कि नहीं। 4000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट वैसे चार्ज है, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट हम चार्ज दे रहे हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ज्वाइन करता है तो उसको 3000 रुपये पे करने पड़ेंगे, या फिर कोई पीसीबी अगर चूज़ करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा 3000 रुपीज़ उसको चूज़ करना पड़ेगा। क्रैश कोर्स है 2 मंथ चलेगा, ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन में या 10 दिन में करा के उसको छोड़ दिया, 2 महीने चलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग वो सब के सब आपके क्लियर्स हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।